जेसीईआरटी के टीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन इस वीडियो में मानव के पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सजीवों का एक प्रमुख लक्षण होता है पोषण, यानी भोजन करना। सजीव पदार्थ भोजन करते हैं ताकि उन्हें ऊर्जा प्राप्त हो सके और यह ऊर्जा उनके दैनिक जीवन के कार्यों में इस्तेमाल होता है। तो आइए आज हम मानव के पाचन तंत्र और पाचन प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे। मानव के पाचन तंत्र को समझने के लिए हम पाचन तंत्र को दो भागों में बांटकर यदि जाने तो वह ज्यादा अच्छा होगा। एक भाग में हम ले लेंगे आहार नाल, और दूसरे भाग में हम ले लेंगे पाचक ग्रंथियां। दूसरे भाग में हम क्या लेंगे? पाचक ग्रंथियां। यानी मनुष्य के पाचन तंत्र को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। ये आहार नाल, पाचक ग्रंथियां और इसमें होने वाली पाचन क्रिया जो है, ये सब मिलकर मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल क्या होता है? आहार नाल एक नली होती है। ये लगभग जो है 9 मीटर लंबी होती है। आहार नाल लगभग 9 मीटर लंबी होती है और यह मनुष्य के मुख यानी मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा में समाप्त होती है। और इसके बीच यदि हम आहार नाल में मुख और गुदा के बीच और सारे अंगों को देखें तो यह, जैसा मैंने बताया, यह मुख से शुरू होती है। मुख के बाद यह ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय और मलाशय के बाद गुदा। तो यहाँ आकर यह जो आहार नाल का जो सफर है वह गुदा तक चलता है। तो जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि अंगों के समूह को हम अंगतंत्र कहते हैं। बहुत सारे अंग मिलते हैं और अंगों के मिलने से अंगतंत्र बनता है। इसी तरह से पाचन की क्रिया में जो भाग लेने वाले अंग हैं, इन अंगों के समूह को हम एक साथ क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अंगों के समूह को अंगतंत्र और पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो मानव के पाचन तंत्र को मैंने दो भागों में बांट दिया। एक है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियां। आहार नाल मुख से शुरू होती है और यह कहां तक चलती है? गुदा तक। इसमें मुख्य रूप से मुख, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा होता है। तो आइए अब हम पाचन की प्रक्रिया को समझते हैं। तो मनुष्य सबसे पहले क्या करता है? भोजन की क्रिया में सबसे पहले वह भोजन को अपने मुख में लेता है। भोजन को मुख के अंदर लेने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। इस क्रिया को हम कहते हैं क्या? अंतर्ग्रहण। तो सबसे पहले क्या होता है? मनुष्य जो है भोजन को अपने मुख के अंदर लेता है, जिस प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। भोजन जब मुख में जाता है तो मुख के अंदर वयस्क व्यक्ति के शरीर में 32 दांत होते हैं। यदि व्यक्ति वयस्क नहीं है तो 32 से कम दांत होंगे, लेकिन वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। इन दांतों का कार्य क्या है? ये दांत जो है जिस भोजन को अंतर्ग्रहण के अंतर्गत अंदर लिया गया मुंह के अंदर, इस भोजन को काटने, चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। कौन? दांत। दांत का कार्य क्या हो गया? भोजन को काटना, भोजन को चबाना, भोजन को पीसना। यह किसका कार्य है? दांत का। दांत भोजन को काटता है, चबाता है और पीसता है। यह दांत का कार्य है। उसके बाद क्या होता है? दांत के द्वारा जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो इसी समय मुख के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है। ये लार ग्रंथियां 3 जोड़े में होते हैं। कितने जोड़े में? 3 जोड़े में।
ये लार ग्रंथि, मैंने पहले भी कहा कि आहार नाल के साथ साथ पाचक ग्रंथियां भी होती है। तो मुंह के अंदर लार ग्रंथि आई। यह लार ग्रंथि जो है यह 3 जोड़े में होती है। कितने जोड़े में? 3 जोड़े में। कौन कौन? एक होता है पैरोटिड ग्रंथि, यह भी लार ग्रंथि है। ये जो पैरोटिड ग्रंथि है यह भी लार ग्रंथि है। दूसरा है सबमेंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा है सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इस तरह से लार ग्रंथि जो है मुंह में वह 3 जोड़े में होता है। पहला जोड़ा पैरोटिड ग्रंथि का। पैरोटिड ग्रंथि का पहला जोड़ा ये कहाँ होता है? कान के पिछले हिस्से में, दोनों तरफ, चेहरे के दोनों तरफ कान के पिछले हिस्से में पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। दूसरा सबमेंडिबुलर ग्रंथि, यह कहाँ पाया जाता है? सबमेंडिबुलर ग्रंथि ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े का जो संधि स्थल होता है उस संधि स्थल के बगल में सबमेंडिबुलर ग्रंथि पाई जाती है। और तीसरी जोड़ी होती है सबलिंगुअल ग्रंथि। यह सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे। यह जीभ के नीचे पाई जाती है। इसे अधोजिह्वा ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि यह जीभ के नीचे पाई जाती है। सबमेंडिबुलर ग्रंथि जो है, जैसा अभी मैंने कहा कि ऊपरी और निचले जबड़े, ऊपरी प्लस निचली जबड़े के संधि स्थल के पास, और ये पैरोटिड ग्रंथि जो होती है यह कान के पीछे, या कह सकते हैं कान के नीचे। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड ग्रंथि जो कि यहाँ है कान के पीछे, दूसरी सबमेंडिबुलर ग्रंथि जो ऊपरी और निचले जबड़े के संधि स्थल के पास, और तीसरी सबलिंगुअल ग्रंथि जो जीभ के नीचे, जिसे हम लोग अधोजिह्वा ग्रंथि भी कहते हैं। लार ग्रंथि का क्या काम है? जैसा कि मैंने बताया कि पाचन की क्रिया में लार ग्रंथि जो है बहुत सारी ग्रंथियां भाग लेती है, जिसमें लार ग्रंथि भी है जो 3 जोड़े में होता है। और इस लार ग्रंथि से लार का श्रवण होता है। किसका श्रवण होता है? लार का श्रवण होता है। अब जानिए इस लार के बारे में। इस लार में जो है 98 से 99% जो है जल होता है। 98 से 99% जल होता है, और बाकी जो 1% भाग बचा, उस 1% भाग में मुख्यतः क्या क्या होते हैं? बलगम। क्या क्या होते हैं? बलगम, लवण, कुछ जीवाणुरोधी यौगिक, एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड, जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। यह जो एंजाइम है एमाइलेज, यह क्या करता है? भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप क्या होता है? स्टार्च। इस स्टार्च को यह बदल देता है माल्टोज में। किस चीज में बदल देता है? माल्टोज में। कौन? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? भोजन में कार्बोहाइड्रेट के जटिल रूप स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट के सरल रूप माल्टोज में बदल देता है। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन का पाचन अब प्रारंभ हो गया। कहां से प्रारंभ हो गया? मुंह से। मुंह से तब प्रारंभ हुआ जब दांत के द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, और लार ग्रंथि से एमाइलेज नामक एंजाइम के मिलने से वह क्या हुआ? स्टार्च जो था वह माल्टोज में बदल गया, और भोजन का पाचन यहाँ से शुरू हो गया। तो लार का काम क्या हुआ? भोजन को गीला करना। लार क्या करता है? भोजन को गीला करता है। भोजन को गीला करने से क्या होता है? और दांत के द्वारा चूंकि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और लार के कारण जब भोजन गीला हो जाता है, वह भोजन जो है एक दूसरे से चिपक जाता है। खाद्य के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिसे हम लोग बोलस कहते हैं। वो खाद्य के कण बोलस के रूप में बदल जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस लार में जीवाणुरोधी यौगिक भी होते हैं, ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मारने का भी काम करते हैं। तो लार की इतनी सारी उपयोगिता है। अब मुंह में एक और अंग पाया जाता है जो हमारा मांसल पेशीय अंग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जीभ या जिह्वा। मुंह के अंदर जीभ या जिह्वा भी पाया जाता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। जीभ और जिह्वा क्या होता है? हमारे अंदर गुहा के तरफ जो अधर तल की तरफ वह जुड़ा हुआ रहता है, और बाहर की तरफ वह स्वतंत्र होता है गति करने के लिए, और किसी भी दिशा में वह गति कर सकता है, किसी भी दिशा में वह मूव कर सकता है, घूम सकता है। अब यह जीभ क्या करता है?
जिस भोजन को, जो भोजन जो है लार के कारण बोलस के रूप में बदल गया था, उस भोजन को वह जो है क्या करता है, निगलने में मदद करता है। भोजन को निगलने में मदद करता है जीभ। जीभ का एक ही काम नहीं है, भोजन को निगलने में मदद करता है। जीभ में स्वाद कलिकाएं होती है, जिसके कारण हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। इसके अलावा जीभ हमारे दांतों की सफाई में भी अपना योग देता है। जब खाने के क्रम में भोजन के कण हमारे दांतों से चिपक जाते हैं, तो उसमें जीभ जो है वह दांतों की सफाई भी करता है। तो जीभ के इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं। जीभ को हम लोग यहाँ पर समझ भी सकते हैं। अगर इसको हम लोग जीभ मान लें, ये हमारा यदि जीभ है, तो जीभ का जो ये ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग से हमें तीखे स्वाद का पता चलता है। ऊपरी भाग से हमें तीखे स्वाद का पता चलता है। और ये सबसे सामने का जो भाग है, इस सबसे सामने के भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। सबसे सामने के भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चल रहा है। सबसे पीछे का जो भाग होता है जीभ का, उससे हमें तीखे स्वाद का पता चलता है। और ये जो दोनों किनारे का भाग हो गया, ये यहाँ से किस चीज का, नमकीन स्वाद का पता चलता है। और फिर यदि उसके पीछे हम लोग चले जाएं, यहाँ पर चले जाएं, तो यहाँ पर हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि जीभ में स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, और इन स्वाद कलिकाओं से के कारण हमें जीभ से भोजन के स्वाद का पता चलता है। तो जीभ के इतने सारे कार्य हैं। भोजन के स्वाद का पता चलता है, भोजन को निगलने में मदद करता है, हमें बोलने में भी मदद करता है, जीभ की मदद से हम बोल पाते हैं। इसके अलावा लार को यह भोजन से सानने का काम करता है, और अंत में क्या करता है, भोजन को यह निगलने में मदद करता है। और जब भोजन को निगला जाता है, तो भोजन आ जाता है ग्रसिका में या ग्रास नली में। प्यारे बच्चों, यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम ग्रसनी और ग्रास नली को हम एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन वैसी बात नहीं है। ग्रसनी जो है वह वैसी पाइप होती है, वैसी नली होती है जिससे वायु शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जबकि ग्रास नली या ग्रसिका से खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री जो होते हैं वो प्रवेश करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, तो वह खाद्य के कण जो है ग्रसिका में न आकर ग्रसनी में चले जाते हैं, और उसमें हम खांसना शुरू कर देते हैं, ताकि वह खाद्य पदार्थ जो है वो बाहर निकल जाए। तो भोजन कहाँ आता है, ग्रसिका में। अब ग्रसिका में जो भोजन की गति होती है, उस गति को हम लोग कहते हैं पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। क्यों उसको पेरिस्टेल्सिस कहते हैं? यदि इसको हम मान लें कि ग्रसिका है, ये ग्रसिका है, यहाँ पर भोजन का कण मौजूद है, तो क्या होगा, ग्रसिका में यहाँ पर संकुचन होगा। ग्रसिका क्या होगा, यहाँ पर संकुचित होगी ग्रसिकी, और संकुचित होने से क्या होगा, ये खाद्य का कण जो है वहां से फिसलकर वह नीचे हो जाएगा। इस तरह से संकुचन के द्वारा भोजन की गति होती है, भोजन में गति आती है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है, जिसे हम पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट या क्रमाकुंचन गति भी इसे कहते हैं। तो इस क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन आगे बढ़ता है, और आगे बढ़कर भोजन कहाँ आ जाता है, इस भाग में। कहाँ आ जाता है, अमाशय में भोजन आ जाता है। तो भोजन मुख यानी मुख गुहा से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ आ गया, अमाशय में भोजन आ गया। अब अमाशय के कार्य को समझिए। तो अमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, अमाशय की जो आंतरिक सतह है, इसे हम लोग कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। क्या कहते हैं इसे हम लोग, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। यह श्लेष्मा झिल्ली अमाशय के आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। पहला कार्य कि यह श्लेष्मा झिल्ली किसे कहते हैं, अमाशय की आंतरिक सतह को। तो यह श्लेष्मा झिल्ली जो है अमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद अमाशय में दो और कार्य होते हैं। क्या, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि अभी तक भोजन के साथ यदि कोई जीवाणु या कोई बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव भोजन के साथ अगर अमाशय तक आ गए हैं, तो उन सूक्ष्म जीव को या उस जीवाणु को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मारने का काम करता है। यानी उस जीव को, उस सूक्ष्म जीव को ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल समाप्त कर देता है। उसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और कार्य है, वह भोजन का जो माध्यम है उसको अम्लीय बना देता है। भोजन के माध्यम के अम्लीय बन जाने के कारण
अमाशय में जैसा मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, इसके साथ ही साथ अमाशय में पाचक रस भी निकलता है, इसके साथ साथ पाचक रस भी निकलता है। लेकिन यह पाचक रस जो है अक्रिय होता है, क्रियाशील नहीं होता है। लेकिन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा माध्यम अम्लीय बन जाता है, तो माध्यम के अम्लीय बन जाने के कारण यह पाचक रस जो है यहाँ पर क्रियाशील हो जाता है। और जब पाचक रस क्रियाशील हो जाता है तो ये भोजन के जो जटिल तत्व है, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के नाम से जानते हैं, तो इन पदार्थों को यह सरल रूप में बदलता है। पाचन का तो यही मतलब है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना। तो यह पाचक रस जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में बदलता है। तो अमाशय में क्या क्या कार्य हुआ? अमाशय का जो आकार होता है यह जे आकृति का होता है। अमाशय जो है जे आकृति का होता है। यह आहार नाल का यह सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय जो होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह जे आकृति की होती है, इसकी दीवार मोटी होती है और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं को समाप्त करता है, जीवाणुओं को मारने का काम करता है, और पाचक रस और इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिसके कारण ये पाचक रस जो अमाशय में निकलते हैं ये क्रियाशील हो जाते हैं। और क्रियाशील होने के बाद जो जटिल पदार्थ है भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन्हें यह सरल रूप में बदलता है। तो अमाशय में इतना ज्यादा कार्य हुआ। अब भोजन अमाशय के बाद कहाँ आएगा भोजन? तो अमाशय के बाद भोजन जो है वह छोटी आंत में आता है। छोटी आंत को हम लोग देख रहे हैं, यह काफी कुंडली की जैसी, लपेटी हुई पाइप की जैसी, जिस तरह लगता है कि पाइप को बहुत ज्यादा लपेट दिया गया हो, तो लपेटी हुई पाइप की जैसी संरचना होती है, कुंडली नुमा संरचना इसको हम लोग कहते हैं। अगर इसको पूरा फैला दिया जाए तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है छोटी आंत की। छोटी आंत या इसी को हम लोग क्षुद्रांत भी कहते हैं, इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। और भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में ही आती है। अब छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि पाचन की क्रिया जो कहां से शुरू हुई थी, मुंह से, वह समाप्त होगी छोटी आंत में ही। अब जैसे मैंने बताया कि लार ग्रंथि के 3 जोड़े होते हैं, तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा रहता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब इसके कार्य को अच्छी तरह से समझना है। तो भोजन आ गया कहां पर? छोटी आंत में। कहां से? अमाशय से। अमाशय से भोजन आ गया छोटी आंत में। अब यहाँ पर देखिए, हमारे अमाशय के दाहिनी ओर, अमाशय के दाहिनी ओर, अमाशय को ही उदर भी कहा जाता है, पेट भी कहा जाता है। तो दाहिनी ओर ऊपर की ओर एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई पड़ रही है। यह क्या है? त्रिभुजाकार आकृति है। यह आकृति क्या है? यह आकृति जो है यकृत है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। और इस यकृत से यह मैं बता दूं कि यह जो यकृत है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बच्चों, यह प्रश्न जो है यह बार बार आपको आएगा, 7वीं कक्षा के बाद भी आगे की कक्षाओं में यह प्रश्न आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये यकृत यानी लीवर है। इसमें से यहां से एक रस निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पित्त रस। पित्त रस निकलता है। यह यकृत जो है यह गहरे लाल भूरे रंग की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि है, गहरे लाल भूरे रंग की होती है, और इसमें से पित्त रस स्रावित होता है। यह पित्त रस यकृत से तो स्रावित होता है, लेकिन यकृत पे वह टिकता नहीं है, वह रहता कहाँ है? वह पित्ताशय में, एक थैली में रहता है, जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। और पित्ताशय से यह पित्त रस जो है वह छोटी आंत में आता है। पित्ताशय से कहाँ आता है? छोटी आंत में। और यह पित्त रस जो होता है यह वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का। वसा को सरल पदार्थों में बदलता है। कौन बदलता है? पित्त रस। यह पित्त रस कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। और कहाँ संचय होता है? पित्ताशय में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पित्त रस वसा का पाचन करता है। यह पित्त रस जो है यकृत में उत्पन्न होता है और संचित होता है पित्ताशय में। और यह यकृत कहाँ है? यह अमाशय के यानी हमारे उदर के यानी हमारे पेट के दाहिनी ओर और ऊपर के। अब देखिए अमाशय के, यह अमाशय हो गया, अमाशय के ठीक नीचे एक संरचना दिखाई पड़ रही है, ये संरचना। ये संरचना क्या है? अग्नाशय है। इस अग्नाशय से भी एक रस निकलता है, जिसे हम लोग अग्नाशयिक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशयिक रस।
और यह अग्नाशयी रस जो है यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयिक रस किस चीज का पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। अभी तक समझ में आया? जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में भोजन आया तो यहाँ यकृत से आने वाला पित्त रस वह वसा का पाचन कर रहा है और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन कर रहा है। लेकिन अभी तक पाचन पूर्ण नहीं हुआ है, अभी भी जो भोजन है वह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन है। अब यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, जैसा कि मैंने कहा कि छोटी आंत यानी क्षुद्रांत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो है वह छोटी आंत के सबसे नीचे वाले भाग में आता है। कहाँ आता है? छोटी आंत के सबसे नीचे वाले भाग में। और छोटी आंत के सबसे नीचे वाले भाग में भी एक रस स्रावित होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आंत्र रस। क्या कहते हैं हम लोग? आंत्र रस। ये आंत्र रस जो क्या है, यह भोजन का संपूर्ण पाचन पूरा कर देता है। इस आंत्र रस के कारण भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वह कंप्लीट हो जाता है, वह पूर्ण हो जाता है। संपूर्ण पाचन के उपरांत जब भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है तब उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, भोजन के जो जटिल तत्व है कार्बोहाइड्रेट, यह बदल जाता है किस चीज में? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में। वसा बदल जाता है किस चीज में? वसा अम्ल में। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। और ग्लिसरॉल में बदल जाता है कौन? वसा। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। प्रोटीन बदल जाता है किसमें? एमिनो अम्ल में। तो जब भोजन का पाचन कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट बदल गया ग्लूकोज में, वसा बदल गया वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन बदल गया एमिनो अम्ल में। यानी भोजन के जो जटिल पदार्थ थे वह सरल पदार्थ में मतलब कि विलीय रूप में परिवर्तित हो गए, इस रूप में परिवर्तित हो गए ताकि उनका अवशोषण हो सके। यह काम कहाँ पूरा हुआ? यह काम पूरा हुआ छोटी आंत में, छोटी आंत के निचले भाग में। अब छोटी आंत का जो आंतरिक भाग होता है, उस छोटी आंत के अंतरिम भाग में उंगली की जैसी रचनाएं पाई जाती है। कैसी रचना? उंगली के जैसी रचना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। इसे हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं और भिलाई भी कहते हैं। छोटी आंत के आंतरिक सतह में उंगली के जैसी उभरी हुई रचना होती है जिसे हम लोग दीर्घरोम, भिलाई या रसांकुर कहते हैं। ये क्या कार्य करता है? ये आंतरिक जो भाग होता है छोटी आंत का आंतरिक भाग, उसके सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। सतह के क्षेत्रफल को बढ़ जाने से क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है आसानी से। तो छोटी आंत में ही दो कार्य हो गया, भोजन का संपूर्ण पाचन और साथ ही साथ बचे हुए भोजन का अवशोषण। कहाँ हुआ? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में बचे हुए भोजन का अवशोषण हो गया। अवशोषण के उपरांत वह भोजन कहाँ जाता है? वह भोजन रक्त वाहिकाओं में जाता है, रुधिर वाहिकाओं में जाता है। वह रक्त और वह अवशोषित भोजन कहाँ जाता है? रुधिर वाहिकाओं में। और रुधिर वाहिकाओं में वह रक्त के साथ शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? शरीर के सभी भागों तक। और भोजन हम करते क्यों हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तो जब भोजन शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है तो वहां पर जैसा कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है, तो ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। साथ ही साथ क्या होता है कि वहां पर ऊर्जा मुक्त होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बनने के साथ साथ वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है और वह ऊर्जा जो है सजीवों के विभिन्न कार्यों, या यहाँ मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है इस ऊर्जा का। उसके अलावा ये जो था एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल जो है वो प्रोटीन में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहेंगे और पाचन का यही मतलब है। जिस उद्देश्य के लिए पाचन की क्रिया हो रही थी, ऊर्जा प्राप्त करना, ऊर्जा प्राप्त हो गया, जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थ में बदल गया। अब क्या होता है? कुछ भोजन अभी भी अनपचा रह जाता है, बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है। वह बिना पचा हुआ भोजन कहाँ आ जाता है? बड़ी आंत में।
बिना पचा हुआ अनपचा भोजन बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत में सिर्फ एक ही काम होता है कि वह अनपचा जो भोजन है उसमें से जल का अवशोषण हो जाता है। क्या होता है? जल का अवशोषण हो जाता है। कहां पर? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में अनपचे भोजन से जल का अवशोषण हो जाता है और उसके बाद बड़ी आंत से जब अनपचे भोजन के जल का अवशोषण हो गया तब वह अर्ध ठोस मल जो है, वह अर्ध ठोस मल वह कहां आ जाता है? मलाशय में। अर्ध ठोस मल मलाशय में आ जाता है और ये समय समय पर गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और इस तरह से मनुष्य में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है, जिसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथियों का योगदान होता है। पाचन ग्रंथियों में किस किस ग्रंथि का नाम आया? यहाँ पर लार ग्रंथि का नाम आया, यकृत का नाम आया, अमाशय का नाम आया, अग्न्याशय का नाम आया। तो ये सब जो है पाचन ग्रंथियां हैं और इस तरह से पाचन की क्रिया मनुष्य में पूरी हो जाती है, जो 5 चरणों में होती है। अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को मुंह के अंदर लिया जाता है। अंतर्ग्रहण के बाद भोजन का पाचन होता है। पाचन यानी भोजन के जटिल पदार्थों को सरल और विलीय रूप में परिवर्तित करना ही पाचन है। पाचन के बाद क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। कहा जाता है? वह रुधिर वाहिकाओं में जाता है। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन, पाचन के बाद अवशोषण और अवशोषण के उपरांत स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण मतलब उस भोजन से, उस पचे हुए अवशोषित भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति और जिस भी उपयोग में के लायक वह है उस उपयोग में लाना, भोजन का उपयोग में आना, वही स्वांगीकरण है। और अंतिम चरण यानी 5वां चरण क्या होता है? बहिष्करण। मतलब अनपचा भोजन जो है वह शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग बहिष्करण करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने मानव पाचन तंत्र के संपूर्ण क्रियाओं के बारे में हमने जाना। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।